कक्षा 12 हिंदी गद्य खंड से प्रथम पाठ राष्ट्र का स्वरूप। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इसके लेखक हैं। इस पर विशद चर्चा करेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के विषय में थोड़ा सा पहले जानकारी दे देते हैं कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में सन 1904 ईस्वी को हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे। इनका बचपन पूरा लखनऊ में ही बीता। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया और उसके बाद चले गए सीधे मथुरा पुरातत्व संग्रहालय विभाग में, वहां ये अध्यक्ष हो गए। 1941 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी किया तथा 1946 ईस्वी में डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर नाम की आगे डॉक्टर लगाई गई। पीएचडी से ही यह उपाधि प्राप्त की तथा इन्होंने एक शोध किया। पाणिनिकालीन भारत विषय पर इनको शोध मिला करने को, और ये इनकी एक रचना भी रही है, शोध ग्रंथात्मक रचना पाणिनिकालीन भारत। इनका स्वभाव बड़ा ही मृदु एवं सरल रहा है। कवि लेख कर्म करते हुए इनका जीवन काल 1967 ईस्वी को अंततः समाप्त हो गया, अर्थात 1967 ईस्वी को इस संसार से सदा सदा के लिए विदा हो गए। इनकी जो रचनाएं रही हैं, कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, उमर ज्योति, कला और संस्कृति, भारत सावित्री, कादंबरी, उद्धार, अभिनंदन ग्रंथ आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनकी जो भाषा शैली रही है, शुद्ध साहित्यिक परिष्कृत परिमार्जित हिंदी खड़ी बोली शैली, विवेचन प्रधान शैली है, जिसमें मौलिकता, विचारशीलता आदि आ जाते हैं। इनके प्रत्येक लेख गंभीर और विवेचन शैली में ही लिखे गए। राष्ट्र का स्वरूप जो पृथ्वीपुत्र है, रचना उसी का एक छोटा सा अंश है। लेखक ने राष्ट्र के स्वरूप को 3 तत्वों के मिलन से माना है, जिनमें 3 तत्व हैं: भूमि, जन और संस्कृति। तो अब आएंगे चैप्टर की ओर। राष्ट्र का स्वरूप। सबसे पहला टॉपिक राष्ट्र का स्वरूप में है भूमि। तो बच्चे सभी लोग किताब अपने अपने सामने रख लीजिए और अब चैप्टर देखना है। अब हम पूरा तो पढ़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि इसमें हम प्रारंभ से बता दे रहे हैं भूमि, और इसी पूरे का हम व्याख्या आपको समझा रहे हैं। आप समझते चलिए, एक लाइन समझते चलिएगा। लास्ट में हम जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ भी बता देंगे, आप उसको नोट कर लेंगे। देखिए, जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य और जन की संस्कृति है। 3 भूमि, भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। लेखक के अनुसार इन्हीं तीनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र हमारा बनता है। अगर हम चर्चा करें कि राष्ट्र कैसे बने, तो राष्ट्र के बनने के लेखक के अनुसार 3 कारण। पहला कारण पृथ्वी, दूसरा कारण मनुष्य और तीसरा कारण मनुष्य के अंदर जो संस्कृति भरी है, अर्थात संस्कार, ये चीज।
ये 3 कारण। अब बात आती है भूमि। तो भूमि का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया। भूमि अनंत काल से विराजमान है इस जगह, और इसका जो भौतिक स्वरूप है, सौंदर्य है, जो इसकी समृद्धि है, उसको देखना हमारा तो परम कर्तव्य है, समझना चाहिए ना। अगर हम इस मां पृथ्वी के विषय में जानते रहेंगे तो हमारा जो लगाव है राष्ट्र के प्रति, जो स्नेह है, वो अधिक से अधिक बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जागरूकता जितना ही ज्यादा होगी, राष्ट्रीयता उतने प्रबल होती जाए। अगर जानकारी नहीं है आपको आपके राष्ट्र के विषय में, तो आप राष्ट्र से प्रेम किसी कीमत पर नहीं कर सकते हो। जन्म लिए हो और इसको किसी तरह से निभाया और निभा करके संसार से विदा लिया और चले गए, कोई मतलब आपका नहीं है। ऐसे तो अन्य जीव भी रह रहे हैं, तो मनुष्य और अन्य जीवों में फिर क्या अंतर रह जाएगा। सच्चे अर्थों में पृथ्वी राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी कही जाती है। जो राष्ट्रीय विचारधारा उत्पन्न होती है मनुष्यों में, उसकी माता पृथ्वी है। यही पृथ्वी प्रेम करना सिखलाती है, हमें यह बताती है जैसे मेरी मां स्वयं थी, वैसे मेरी पृथ्वी भी अपनी मां है। क्योंकि राष्ट्रीयता जो होती है पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता निर्मूल होती है, अर्थात उसकी कोई जड़ नहीं होती है। राष्ट्रीयता की जड़ पृथ्वी में हम जितनी गहरी करते जाएंगे, उतना ही हमारा स्नेह अधिक से अधिक वो जड़ जो है फैलती जाए। जैसे एक बीज है किसी का, और वो बीज जो है जमीन में रखा जाता है, बोया जाता है, धीरे धीरे उसमें अंकुरण हुआ और वो पौधे का आकार लिया और धीरे 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 वह बड़ा होता चला गया। वो ऊपर बढ़ रहा है और नीचे उसकी जो जड़ें हैं वो फैल रही हैं, उसको मजबूत बना रही है। अगर नीचे जड़ें ना जाती तो ऊपर वो कंगूरा कब तक टिकता। इसलिए नींव की ईंट जो होती है बेटा, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। नींव की ईंट मजबूत होनी चाहिए। बिना नींव की ईंट के कंगूरा कब तक टिकेगा। तो राष्ट्र का जो प्रेम है, जैसे पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं जब फैल जा रही हैं, उनके फैलने से यह हमको शिक्षा मिल रही है कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति लगाव रखना चाहिए। जो भौतिक सुख, सौंदर्य आदि आद्योपांत, प्रारंभ से लेकर अंत तक जो जानकारी है पृथ्वी की, अगर हम इसे प्राप्त नहीं करते तो यह हमारी अकर्मण्यता। हमारा सबसे पहला परम कर्तव्य ये है कि राष्ट्रीयता को हम जाने समझें, अपनी पृथ्वी की सुंदरता, उपयोगिता, महत्व, महिमा को पहचाने समझें। यही हमारा सबसे बड़ा धर्म एवं कर्तव्य है। इस प्रकार हमें अपने कर्तव्य को सदैव करते रहना चाहिए। एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से अपने कर्तव्य को माता पृथ्वी के लिए और राष्ट्र के लिए तन मन धन से समर्पित भाव से इसको जानना, समझना और अपने अधिकार का उपयोग करना, ना कि दुरुपयोग करना, सदैव करना चाहिए उपयोग। पृथ्वी का संबंध चाहे जिस वस्तु से, चाहे वो छोटी वस्तु हो, चाहे वह बड़ी वस्तु हो, चाहे जैसी वस्तु हो, उसको जानने के लिए हमको एकदम रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए समझने के लिए। एकदम इस प्रकार से तैयार हो कि
हमारा जो स्नेह है, हमारा जो लगाव है, वो कहीं से कम ना होने पाए। आजकल गांव-गांव, नगर-नगर में जो लोग रह रहे हैं, सब लोगों के पास एंड्रॉइड सेट है, मोबाइल सेट है, और इस मोबाइल के द्वारा सारी चीजों की जानकारी तुरंत गूगल पर सर्च किए और आ गए, जान लेते हैं। लेकिन अब कहीं से कुछ सुने समझे तब उसको गूगल पर सर्च करना शुरू कर दें। अब कोई भी इतिहास, चाहे वो धरती का हो, चाहे वो आकाश का हो, चाहे वो मनुष्य का हो, चाहे किसी भी जीव का हो, अब मनुष्य से छिपा हुआ नहीं। मनुष्य सब इतिहास अब सबका जान लिया है। फिर भी हमारे जो जागरण के लिए लोग लगे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं, चाहे वो सरकार द्वारा समय समय पर प्रेषित किया जा रहा हो, केंद्र सरकार द्वारा हो, चाहे राज्य सरकार द्वारा हो, सब एक प्रकार से जो हमारी राष्ट्रीयता है, इस राष्ट्रीयता को मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो बहुत पीछे चला गया है। अब इस राष्ट्र को उन्नतशील बनाने के लिए अनेकों प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन हम प्रत्येक नागरिकों को करना चाहिए। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए मेघ जो प्रत्येक वर्ष आकर के अपने अमृतमयी जल से बारिश करके फसलों को एकदम हरा भरा बनाए रखता है। तो अब बताइए, बादल का पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है? ऐसा नहीं है, सबसे गहरा संबंध है बादल का पृथ्वी से। क्योंकि जब जब पृथ्वी तपती है, तब तब उस पृथ्वी का प्रेमी बादल भी बारिश करके पृथ्वी को संतृप्त करता है। इसलिए हमें पृथ्वी के साथ साथ बादल के ज्ञान को भी समझना चाहिए। और जो वनस्पतियां हैं, इनसे ही हमारा परिचय पर्याप्त नहीं, क्योंकि पृथ्वी से ही हमें लगता है कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं से जुड़ी हुई। हमारे ज्ञान के जो कपाट है, जो मस्तिष्क है ना, इसमें एक दरवाजा है, और ये दरवाजा दिव्य चक्षु कब खुलता है? जब व्यक्ति अपने आप को ये लगा ले कि हाँ, हमें वास्तव में फला जानकारी अब अपरिहार्य हो गई है, इसको प्राप्त करना ही है। तो कैसे का है कि उसका अंधकारमयी जीवन प्रकाश से नहीं पल्लवित हो जाएगा, अर्थात प्रकाशों से वह भर जाएगा। बस जुनून होना चाहिए, चारों तरफ नया सवेरा, नया उजाला, नई किरणें, नई रोशनी उसको मिलती रहे। हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी में बहुत सारी निधियां भरी हुई हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता है कि कितनी मूल्य का है। अनंत रुपयों में इसकी कीमत है। अब बहुत सारे रत्न, बहुत सारी निधियां हमारी पृथ्वी में भरी हुई हैं, तो हमारी पृथ्वी की सिनामें से भी बहुत सारी होंगी। हमारी पृथ्वी को वसुंधरा भी कहा जाता है, रत्नगर्भा भी कहा जाता है, भू भूमि धरा वसुंधरा भी कहा जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन होगा जो अपनी इस पृथ्वी से परिचित नहीं होना चाहिए? हम जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, ऐसी यह वस्तु, यह पृथ्वी, क्या हम इसके विषय में नहीं जानना चाहेंगे? क्योंकि लाखों करोड़ों वर्ष हो गए, यह क्लियर जानकारी नहीं है कि पृथ्वी कब बनी, कैसे बनी, कहां से बनी। बस मत ही मत चल रहे हैं, पौराणिक मत और वैज्ञानिक मत चल रहे हैं। पौराणिक मत
हिंदी साहित्य मान रहा है कि पौराणिक मत से ही देवता लोगों द्वारा बनाई गई पृथ्वी, निर्माण किया गया। करोड़ों वर्ष, लाखों वर्ष से दबी हुई भारत के उसमें पृथ्वी, जो पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी की चर्चा हो गई। उस पूरी पृथ्वी के अंदर जो भी धातु है सब इसी के अंदर से प्राप्त हुई हैं, और दिन रात जो नदियां बह रही हैं, लोगों का कल्याण कर रही हैं, ये सीधे ऐसे हमारे लोगों को संपूर्ण दिशाओं में बहती हुई सीधे सागर तट की ओर निकल जाती है। तथा इस प्रकार हमें जंगल, बादल, पहाड़, पर्वत, झील आदि से संबंधित जानकारियों को रखना चाहिए। अब शिल्पकार होते, कुशल शिल्पी होते, वो पत्थरों को तराश तराश करके नए नए नक्काशीदार, नमूनेदार, बढ़िया से बढ़िया चीजें बना देते हैं। लेकिन नदियां, उनमें कौन सी शिल्पकार बैठे? बड़े बड़े पहाड़ों को ढलगाती हुई, गिराती हुई, तोड़ती हुई, मरोड़ती हुई यहां पर पहुंचाती हैं जब, तो छोटा सा पत्थर मिलता है गोला गोला, या जैसे भी आकृति उसकी बनी, जिस प्रकार भी आकृति बनी, वो देखने में एकदम अच्छा सा लगा। अब शिल्पकार ने बनाया, वहां नदियों के द्वारा बनाया, शिल्पकार के द्वारा बनाए गए, तरासे गए से कहीं बेटर नदियों ने उसको तराश करके दिखा दिया। तो क्या ये जानकारी हम लोगों को नहीं होनी चाहिए थी? ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अनेक प्रकार के अनगढ़ नग पर्वत विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में छिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तो प्रत्येक घाट से नई स्वभाव सुंदरता फूट पड़ती है। अब सुबह का जो आप दृश्य देखिए, नदी के किनारे आप जाइए, सुबह हो, सूर्य की पहली किरण निकली, और जब आप देखिए वहां पेड़ पौधे भी आसपास, और पेड़ पौधों को देखिए, इतनी मनमोहक प्रसन्नता आपको वहां पर होगी कि आपका जी जो है यह विचार जरूर करेगा, आपका हृदय, कि ये चीजें बनी कैसे, ये आई कैसे। देश के जो भी नर नारी है, इनके जो सौंदर्य है, इनकी जो सुंदरता है, इन छोटे छोटे पत्थरों से देखी जा सकती है। जो तरासे गए पत्थर पानी में बह कर आए हैं, कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हमें सभी आवश्यक पृथ्वी से संबंधित वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। पृथ्वी और आकाश के बीच भी जो भी वस्तुएं भरी हुई या सामग्रियां हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में, जलचर में रत्नों की जो राशियां हैं, इन सब का स्वागत हमें करना चाहिए। इन सब को हमें समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो भाव होता है वह राष्ट्र को उन्नत दिशा की ओर ले जाता है। राष्ट्र के जो नवयुवक होते हैं, उन नवयुवकों के हृदय में इसकी जानने की बड़ी प्रबल इच्छा होती है, बहुत प्रबल इच्छा होती है। क्योंकि जब तक किरण नहीं फूटती, सुबह की किरण जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान रहते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ हम लोगों का जागना प्रारंभ हो जाता है।
और जो उद्यम है, उद्यम माने मेहनत, विज्ञान और मेहनत दोनों को मिला करके राष्ट्र के भौतिक स्वरूप के ढांचे को खड़ा किया जाता है। राष्ट्र का जो भौतिक स्वरूप बनता है, विज्ञान और मेहनत, उद्यम, इन दोनों से मिल करके इसको बनाया गया है। यह कार्य सदैव प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम करते हुए नृत्य आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हमारा ध्येय यह है, अर्थात हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट यह है कि राष्ट्र में जितने भी हाथ हैं सभी लोग अपने अपने कार्यों से विलग न हो, अपने कर्तव्यों से अछूते ना रहे। मातृभूमि का जो परिष्कृत सौंदर्य है, जो समृद्धि है, जो रूप महिमा है उसके विषय में हम जान सकें, समझ सकें, यही हमारी पृथ्वी से संबंधित बातें बताई। दूसरा टॉपिक अब आप लोग देखेंगे, जन माने होता है मनुष्य। अब माता भूमि है, इस माता भूमि पर निवास करने वाला जो प्राणी है, जो मनुष्य, दूसरा अंग मनुष्य का ही है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना, तो अब बताइए पृथ्वी किसका? राष्ट्र की कल्पना क्या की जा सकती है? ऐसी कंडीशन में कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेंगे दोनों, और संस्कृति तीनों जब तक नहीं मिले तब तक राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य के कारण ही मातृभूमि की संज्ञा पृथ्वी को दी गई। मातृभूमि पृथ्वी को कहा गया, माता पृथ्वी कहा गया। जन के कारण ही, लोगों के कारण। अगर मनुष्य ना हो तो कौन जानता कि ये पृथ्वी है, कि ये आकाश है, कि क्या है, कि क्या है। पृथ्वी हमारी माता है और मैं सच्चे अर्थों में उस पृथ्वी का पुत्र हूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने साफ लहजे में कहा कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूं। देखिए, राष्ट्रीयता जो होती है, माँ और बेटे का जो संबंध होता है, इस संबंध से राष्ट्रीयता को जोड़ा है कि माँ और पुत्र जैसे स्नेह पूर्वक रहे, वैसे ही हमें अपने राष्ट्र की पृथ्वी से स्नेह पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीयता की कुंजी है प्रेम। प्रेम ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा हम अपने लोगों पर तो राज कर ही रहे हैं, विदेशी लोगों पर भी राज कर सकते हैं। इस भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्र हमारा दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर चला जाता है। अब कुछ लोग सोचते होंगे, अरे हमारे अकेले उन्नति करने से थोड़ी हमारा राष्ट्र बढ़ जाए। तो ऐसा यदि आप सोच रहे हैं तो हो सकता है सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं। अब सब यही सोचने लग जाएंगे, अकेले अकेले हैं तो क्या होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश के समय में बुद्धि विपरीत हो ही जाती है। राष्ट्र की उन्नति करना है तो एक एक हाथ मिला करके सब लोग खड़े होइए, कई हाथ हो जाएंगे, कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं रह जाएगा। अभी एक लोग चिल्लाइए खूब तेजी से, बहुत तेज आपकी आवाज, बहुत तेज हो, उस ओर लोगों का अट्रैक्शन जो है वो बहुत कम हो। अभी 50 लोग एक तरफ खड़े हो जाए और खूब चिल्लाना शुरू कर,
एक साथ, तो उस तरफ का अट्रैक्शन जो है लोगों का बहुत ज्यादा है। तो ऐसा सशक्त रूप हमको बनाना है, अपने राष्ट्र को निखारना है इसी भाव के द्वारा कि हमारे जो शब्द हैं वो वायुमंडल में गूंजे, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि होवे, मनुष्य पृथ्वी का जो संबंध है वो सदैव ऐसा प्रेम पूर्वक बना रहे। जहां तक भाव यह है कि जड़ और चेतन का, तो मनुष्य के अंदर संस्कार दिए गए हैं, संस्कृति है, दिमाग है, उसके आधार पर वह कम से कम अपने ही लाभ के लिए तो वह पेड़ों को काट लेता है, लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि हम पेड़ों को जो काट रहे हैं तो स्वतः अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस समय जल का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, माता और भूमि का जो संबंध है, पुत्र का जो संबंध है, जब मनुष्य इसको पहचान लेता है तो उस समय क्या होता है मालूम है बच्चों? उस समय जो क्षण होता है वो आनंद का क्षण होता है, उत्सव का क्षण होता है, श्रद्धा से भरा हुआ क्षण होता है, और वही क्षण जो होता है वो प्रणाम भाव का समय होता है। ऐसे समय में हमें नतमस्तक होकर के माता पृथ्वी को नमन करना चाहिए। और किसी ग्रंथ में ये कहा गया है, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। यह प्रणाम भाव जन और जन का दृढ़ बंधन होता है। इस दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का जो भवन होता है वो तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। अब हम ये समझेंगे कि मनुष्य का जो अधिकार है, मनुष्य का जो कर्तव्य है, वो कैसे होना चाहिए। मतलब कि हमारा जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र में संविधान भी है और संविधान के अनुसार सारे अधिकार और कर्तव्य मनुष्य को दिए गए हैं। इसके विपरीत अगर आचरण करोगे तो पतन होगा और इसके अनुकूल आचरण करोगे तो उन्नति होगी। हमें माता पृथ्वी से संबंध को बनाए रखना है। इस संबंध को सदैव मातृवत और पुत्रवत स्नेह को बनाए रखना है। जो माता पृथ्वी के वरदान है, उन वरदानों के हम हकदार हैं, वो वरदान हमको मिलने चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे तो भी पृथ्वी से हमको कुछ प्राप्त हो पाएगा, कर्म नहीं करेंगे तो खाने को भी नहीं मिल पाएगा। माता के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है, जो सेवा की भावना है, वो पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य है। पहला कर्तव्य यही है, माँ के प्रति सेवा अनुराग भावना पहला कर्तव्य है पुत्र का। और इसमें किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ के लिए किया गया जो मातृवत प्रेम होता है, पुत्रवत प्रेम होता है, वह अधः पतन को सूचित करता है। अर्थात वह सिर्फ नाशपथ की ओर ही ले जाता है। इसलिए अपने कर्तव्यों पर सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए। अब मान लीजिए माँ है और उस माँ की 4-5 संतानें हैं या 2-3 संतानें, तो अब माँ ये थोड़ी करती है कि ये हमारा बड़ा लड़का है, इसको हम सेवन ज्यादा करेंगे, अर्थात इसको हम जो है ज्यादा खिलाएंगे, ये छोटा है, ये कमजोर है, इसको बगल करो, इसको बगल करो। अब सबको एक भाव से वो सेती, चाहे वो माँ की पुत्री हो, चाहे वह पुत्र हो, है तो माँ का ही, इसलिए माँ सबको एक समान देखती है। वैसे हमारी पृथ्वी भी
सभी को एक समान देखती है। न यहाँ पर जाति है, न वर्ग है, न धर्म है, न संप्रदाय है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मनुष्य है। मनुष्य तो मनुष्य है, वो चाहे जैसा भी हो, चाहे जिस धर्म जाति का हो, सब बराबर है। चाहे वो ऊंचा हो मनुष्य कोई, चाहे राजा महाराजा हो, और चाहे जो है भिखारी कंगाल हो, इस माँ पृथ्वी के लिए सब बराबर है। मौत होती है सबकी, चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो, सब वैसे जाते हैं। बस हाँ ये है, सुख सुविधा में कुछ लोगों को ले जाया जाता है और कुछ लोगों को जो है वैसे ही सड़ने दिया जाता है, सड़ जाते। ऐसे इस समय में हमें विशेष रूप से यह ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे वो नगर हो, चाहे जनपद हो, चाहे छोटा सा पुरवा हो, चाहे गांव हो, चाहे जंगल हो, चाहे पर्वत हो, यहाँ पर सभी प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। हर जगह आप देख लीजिए। यहाँ तक कि नदियों में, समुद्रों में भी लोग नौकाओं पर घर बना करके निवास कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं। समन्वय अगर हम करते हैं सबसे, अगर हम हर मानव से समन्वय करते हैं, तो हमारे जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है वो पूर्ण रूप से उत्पन्न होंगे। और जब राष्ट्र के कर्तव्य हमको ज्ञात हो जाएंगे तो हम राष्ट्र से लगाव रखेंगे, और जो भी हम करेंगे वह राष्ट्र की उन्नति के लिए ही होगा। बूंद बूंद से सागर भरता, घर को घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है। ठीक वैसे ही हम एक एक लोग सब अलग अलग होते हुए भी हम लोगों का उद्देश्य एक होना चाहिए, राष्ट्र की उन्नति करना। राष्ट्र के प्रत्येक भाग पर हमें चर्चा करनी चाहिए, प्रत्येक जगह को समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि जो जागरण होता है, जो जागरूकता होती है और जो प्रगति होती है, उदार भावना से ही संचालित हो सकती है। क्योंकि जब तक उदारता नहीं होगी तब तक ये जागरूकता और प्रगति दोनों नहीं हो सकती। जब जो होता है वो अनंत है। इस पृथ्वी पर मनुष्य आता रहेगा और जाता रहेगा। जन का प्रवाह अनंत है। मनुष्यों का जीवन काल बना हुआ है, वह चलता रहेगा। जैसे नदियां निकलती हैं पहाड़ों से और यहाँ सभी को पवित्र करती हुई, सब फसलों को उत्पन्न करती हुई सीधे वो निकल जाती है समुद्र में, और फिर उधर से घूम करके फिर नदियों का क्रम, यही पूरे संसार का सृष्टि चक्र है जो चल रहा है। हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रपिता ने तादात्म्य स्थापित किया है, अपना सामंजस्य बनाया है, दोनों एक दूसरे के संपूरक रहे हैं। तथा जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक हमारा जो राष्ट्रीय जनजीवन है वह भी अमरता से सदैव भरा रहेगा। इतिहास में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। वो चाहे जिसका इतिहास आप देख लीजिए, चाहे पृथ्वी का इतिहास देखिए, चाहे मनुष्य का इतिहास देखिए, चाहे जिसका देखिए, सब में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। सुख दुख जीवन के दो संगम हैं, एक के बाद एक को आना ही है। इसलिए हमें राष्ट्रव्यापी जो लहर है, ऐसे राष्ट्रीय निवासियों में प्रेम की लहर उत्पन्न करनी चाहिए कि हमारा राष्ट्र कैसे विकसित होगा। जन जीवन संततवाही है, सदैव चलने वाला है, नदी के प्रवाह की तरह गतिमान है, रुकने वाला नहीं। ये सदैव इसका क्रम चलता रहता है, जिसमें कर्म और श्रम
जैसे नदियां बीच बीच में तमाम स्थलाकृतियों का निर्माण कर देती हैं, उसी प्रकार कर्म और श्रम के द्वारा मनुष्य भी अनेक बहुत प्रकार से अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए अनेकों निर्माण कार्य में लगा रहता है। अब तीसरा जो अंग आता है वो संस्कृति। संस्कृति राष्ट्र के स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग जो जन्म से रिलेटेड है। मनुष्य ने युगों युगों तक जिस सभ्यता, जिस संस्कृति को जन्म दिया, निर्माण किया, जो हम श्वास और प्रश्वास के नाम से जानते हैं, वही हमारी संस्कृति। पूर्वजों द्वारा किए गए आचार विचार व्यवहार सब हमारे क्या है? सब हमारी संस्कृतियां। मनुष्य का जो जीवन है बिना संस्कृति के धड़ और सर से धड़ को अलग कर दिया जाए, जैसे उसी प्रकार से बिना संस्कारों के मनुष्य होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्योंकि संस्कृति जन का मस्तिष्क है और संस्कृति के विकास के अभ्युदय के लिए राष्ट्र की वृद्धि होती। हमें राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से अलग कर दिए जाए, दूर कर दिए जाए, हटा दिए जाए, तो समझिए कि राष्ट्रीयता का लोप हो गया, अर्थात राष्ट्रीयता समाप्त हो गई। राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती बिना संस्कृति के, क्योंकि वह संस्कृति ही है जो हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी, ये हमारे मानव, इन सब से हमारा ऐसा रिलेशन, ऐसा तादात्म्य स्थापित हुआ है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति, जो जीवन रूपी वृक्ष है, उस वृक्ष में जो फूल लगा है, जो महक रहा है फूल, वो हमारी संस्कृति है, हमारे आचार विचार जो पूर्वजों से हमें प्राप्त हुए हैं। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। सब प्रकार का यश, सुगंध जैसे फूलों में रहती है, वैसे ही हमारे आचारों और विचारों में पाई जाती है। ज्ञान तथा कर्म, इन दोनों के मिलन में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, उसी प्रकाश का नाम संस्कृति दिया जाता है। लेखक के अनुसार भूमि पर जो बसने वाला व्यक्ति है, वो ज्ञान के क्षेत्र में जो भी सोचा है उसे, कर्म के क्षेत्र में जो भी रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। राष्ट्रीयता हमें ज्ञान और कर्म दोनों क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है। विकास जो है जीवन की युक्ति संगत, तर्क संगत जो भी विकास हम करते हैं, वो सब हमारी संस्कृति से परिलक्षित होती है, संस्कृति से ही दिखाई पड़ती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना विकास करने में लगे हुए हैं। बिना युक्ति के, बिना उपाय के तो लगे नहीं, सारी युक्तियां, सारे उपाय वो करते हैं और उस संस्कृति से प्रेरित होते हैं तथा उसी संस्कृति का विकास भी करते हैं। तो अपना विकास स्वतः होता जाता है। जब अपना विकास स्वतः हो रहा है तो राष्ट्र का विकास तो होना स्वाभाविक है। इस प्रकार प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। सभी अलग होते हुए भी
उद्देश्य स्वरूप में एक कार्य करते हैं, राष्ट्र की उन्नति करते हैं। उन सबका जो मूल आधार है वो एक दूसरे की परस्पर सहिष्णुता और एक दूसरे के परस्पर सामंजस्य, समन्वय स्थापित करने का होता है। उसी पर ही ये हमारी राष्ट्रीयता निर्भर करती है, विराजमान होती है। जंगल में जैसे अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं, लताएं होती हैं, वनस्पतियां होती हैं, ये अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अवरोधी स्थिति को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से हमारा राष्ट्र जो है, इसमें जो मनुष्य है वो भी अपनी अपनी संस्कृतियों से अवरोधी स्थिति को प्राप्त करता है, फिर भी एक साथ मिलकर के राष्ट्र का स्वरूप बनाता है। जैसे अनेक वनस्पतियों और पेड़ों के मिलने से एक जंगल का निर्माण हो जाता है, उसी प्रकार से अनेक प्रकार के मनुष्य के समूहों के मिलने से एक अच्छे प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार थल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर के समुद्र में आ जाते हैं, एक हो जाती है, एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार से हमारी सारी संस्कृतियां, हमारी सारी राष्ट्रीयता आकर के अखंडता में एकता को प्रकट करती है। राष्ट्रीय संस्कृति जब समन्वय को प्राप्त करती है तो मनुष्य को आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। साहित्य, कला, संगीत आमोद प्रमोद के साधन अनेक रूप में मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जब व्यक्ति साहित्य पढ़ता है या कला बनाता है या डांस करता है या गीत गाता है या लिखता है या कहीं आता है और जाता है, तो आदि ये सारी चीजें अपने मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं उन भावों को प्रकट करता है। तो ये हमारी संस्कृति से ही उत्पन्न हुआ है और यह उत्पन्न होकर के मनुष्य को मानसिक रूप में शांति, सुख प्रदान करती है। क्योंकि जो आत्म तत्व होता है, जो आत्मा होती है, इसका जो विश्वव्यापी भाव है वो आनंद का भाव होता है। सुखमय जीवन का आधार है हमारी संस्कृति। अनेक रूपों में हमारी संस्कृति साकार होती है। इस प्रकार से उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए हितकर है। गांव जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहां से अन्न की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका हम स्वागत करते हैं और यह हम विचार करते हैं कि चाहे छोटा गांव हो, चाहे बड़ा गांव हो, चाहे जंगल हो और चाहे जो है कोई एकदम जगह जगह लोग बसे हो, ऐसा वो स्थान हो, तो अब इन सब जगह में हमें अपनी भारतीय संस्कृति के दर्शन जरूर मिल जाते हैं। और जब हमको हमारी राष्ट्रीय संस्कृति दिखाई पड़ती है तो हमारे अंदर ऐसा भाव हो कि हम राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहें और उसका सदैव वेलकम करने के लिए आगे बढ़ते रहें। क्योंकि पूर्वजों ने यही सब समझ करके, जान करके अपने चरित्र, धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में जो भी पराक्रम दिखाया है, ये सभी पराक्रम हमारे लिए पूर्ण रूप से विस्तृत गौरव को धारण करते हैं। जो उसका महत्व है, उस महत्व को हमारे लिए समझाते हैं, बताते हैं और उसका जो तेज होता है वो भावी जीवन में हमको साक्षात दिखाई पड़ता है। इससे हमको कभी विमुख
नहीं होना चाहिए। यही राष्ट्र के बढ़ाने का सबसे बड़ा स्वाभाविक कारण है। राष्ट्र कैसे बढ़ सकता है, इन तथ्यों से राष्ट्र की उन्नति और अग्रसरित हो सकती है। और वहां पर ऐसी स्थिति बनती है कि अतीत वर्तमान के लिए भार नहीं बनता है। अतीत जो है वो वर्तमान के लिए बिल्कुल बोझा स्वरूप नहीं बनता है। जहां भूत वर्तमान को जकड़े नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने वरदान से वह उसे पुष्ट करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे जो राष्ट्र है, इन राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। और अपने आप विचारों से यह स्पष्ट होता है कि हमारा जो राष्ट्र है, जिसकी जो महिमा है राष्ट्र की, वह उन पूर्वजों के माध्यम से हम में आकर के सम्मिलित हुई या समाहित हुई है। अब ये चैप्टर पहला समाप्त होता है। अब कुछ काठिन्य निवारण अर्थात शब्द अर्थ, इसको हम बता दे रहे हैं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। परिधि माने होता है सीमा। वसुंधरा माने पृथ्वी। निष्कारण धर्म ऐसा वह धर्म जिसमें स्वार्थ की भावना ना हो। कबंध माने होता है कि सर ना हो, धड़ हो, सर रहित धड़। विरहित माने विहीन, अंतर्निहित माने भीतर छिपा हुआ। आद्योपांत माने प्रारंभ से अंत तक। संततवाही माने सदा प्रवाहित। समन्वय माने भेदों की एकता। अंतराल माने बीच। नग माने रत्न पहाड़। अब इसके बाद आप लोगों को इसमें गद्यांश आधारित प्रश्न दिए गए हैं। 10-12 है इसमें, और इसमें 5-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सभी क्वेश्चंस को आपको इसी से ढूंढकर अटेम्प्ट करना है। जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन या तो शीर्षक का नाम रहेगा, और लेखक का नाम, अथवा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में रहेगा प्रश्न। गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य गरिमा या गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यह पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। 4 के 4 क्वेश्चन आप इसमें से अटेम्प्ट करो।